हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2025 के मेडिकल की। तो जो मेडिकल डेट आ गई है, जैसे हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो मेडिकल का टाइम मिल सकता है वो 7 अगस्त और 17 अगस्त के बीच ही मिल सकता है। तो जैसे हमने बोला था वही के अनुसार डेट आई है बिल्कुल एकदम। तो इनका मेडिकल नोटिस आ गया है, 10 अगस्त से मेडिकल स्टार्ट है। तो क्योंकि 17 अगस्त से यूपी कांस्टेबल के डीवीपीएसटी चालू होने वाले हैं और 7 अगस्त को होमगार्ड के ख़त्म होंगे, तो ये जो 10 दिन का समय था इसी के बीच मेडिकल की संभावना थी, या फिर अगस्त के बाद, अगस्त या सितंबर मिड में थी। तो फाइनली जो बोला था वो हो गया। तो मेडिकल की डेट इन्होंने 10 अगस्त को फाइनल कर दिया कि 10 अगस्त को मेडिकल होंगे। तो क्या क्या प्रोसेस होता है मेडिकल में, कैसे कैसे होता है, किस चीज़ में आप अनफिट हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले रहता है हमारा, जैसे ही आप एंटर करोगे, एडमिट कार्ड दिखा के एंट्री करोगे, कुछ कागजी कार्रवाई होती है। कागजी कार्रवाई मतलब जैसे एडमिट कार्ड में आपको मेंशन कर देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस समय मांगे जाएंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक होने के बाद आपको एक हॉल में या एक रूम में बैठा लिया जाएगा, या खुले उसमें बैठा लिया जाएगा नंबर के हिसाब से, चेस्ट नंबर के हिसाब से। तो उसमें जब आपको बैठा लिया जाएगा तो उसमें आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक रूम होगा जिसमें डॉक्टर की टीम बैठी हुई होगी, उसमें आपको फिर चेस्ट नंबर के हिसाब से, या जो आपका जिस नंबर से भी आपको बैठाया जाएगा उस नंबर के नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो उसमें आपको आपके सभी कपड़े निकलवा देते हैं, ओनली अंडरवियर और बनियान रहता है, और शायद बनियान भी अंदर जाके निकलवा देते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका जो हाइट आपकी नापी जाएगी, जो इसमें कैंडिडेट की जो DVPST के समय नापी जाती है, लेकिन इसमें भी मापी जाती है। तो जो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। बाकी बात करें जो एक ST कैटेगरी का, उनको 60 सेंटीमीटर मांगा गया था। तो इसमें सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट के साथ साथ ही आपकी वेट भी नापा जाएगा। जो हाइट का चार्ट रहता है उसके अनुसार आपका वेट भी दिया जाता है कि किस हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए। तो बात करें वेट की, तो जो 168 सेंटीमीटर के हिसाब से तो लगभग 65 kg के आसपास वेट होना चाहिए। बाकी जो मिनिमम होगा तो चल जाएगा उससे, लेकिन मिनिमम 45 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी बात करें ज़्यादा की, तो ज़्यादा अभी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा में अनफिट कर देते हैं और कम में भी अनफिट कर देते हैं। तो लगभग आपका अगर 45 से ऊपर है और 65 के बीच में है तो आपको फिट रहोगे, हाइट और वेट में आप फिट रहोगे। तो बात करें अगली, तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारा उसका जो नंबर आएगा अगर नौकनी का, तो वो नौकनी चेक करेंगे। जो आपकी हाइट और वेट चेक होने के बाद आपको नौकनी के लिए भेज देंगे। तो नौकनी का जो हिसाब है हमारा वही है, और नौकनी चेक करेंगे वो आपको सावधान अवस्था में खड़ा करके, या आपको चला के देख लेते हैं कि इनके पैर टकरा तो नहीं रहे। अगर आपके पैर टकराएंगे तो उन पर डाउट हो जाएगा, आपकी नौकनी टच होती है। उसके बाद आपको सावधान मुद्रा में खड़ा किया जाएगा, और उसमें आपको सावधान, या उसमें से आपके जो गैप रहता है टांगों के बीच में, उसके हाथ निकाल के या स्केल के अनुसार स्केल निकाल के देखा जाता है। तो अगर आपका हाथ या स्केल पार हो रही तो आप उसमें नौकनी में पास हो। तो नौकनी का जो खड़ा होने का तरीका वो इस हिसाब से एक ये है, और हमारा ये वाला है। तो ये जो दो अवस्थाएं हैं ये एकदम फिट वाली हैं। तो अगर आपकी जो हाथ या स्केल उसमें को पार हो रही है तो आप फिट हो, नौकनी में फिट हो, आपको नौकनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भाई को नौकनी में दिक्कत है या किसी के हाथ या स्केल नहीं निकलता है तो वो क्या करें, आप जैसा सुबह सुबह रनिंग करने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तो डेली आप 2-3 सेट उठक बैठक करें। तो उसके सावधान अवस्था में उठक बैठक करें, उससे भी थोड़ा ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, मेरा भी पहले टच होता था, तो उसके बाद जब मेरा मेडिकल हुआ था तो उसमें ठीक हुआ था। या अगर जो भाई अभी मेडिकल में थोड़ा रनिंग करने नहीं जाता, घूमने नहीं जाता मॉर्निंग में, तो वो क्या करे, शाम को सोते समय वो पैरों के बीच, घुटनों के बीच तकिया दबा ले, तकिया को बांध ले, पैरों को बांध ले। तकिया रखने के बाद उसमें अगर आप 15-20 दिन ऐसा करते हैं तो उसमें गैप बन जाता है डेली, अगर आप करते हो तो इससे भी समस्या ठीक हो जाती है। चलो अगला देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट की जो समस्या क्या है, वो फ्लैट फुट देखते हैं किसी के बंदे का फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट मतलब ये ऐसा अगर किसी बंदे का छपाई, मतलब फ्लैट फुट जो चेक करते हैं वो ऐसे करते हैं, या तो आपको लेटा के देख लेंगे, क्योंकि लेटने के बाद भी आपको बेड पे लेटा देंगे, या स्ट्रेचर होगा उस पर लेटा देंगे, तो उससे भी पता लग जाता है। या अगर नहीं पता लगता तो आपके पैर किसी कलर या पानी में भिगो के आपको चलाया जाएगा। चलने के बाद जो आपके पैर के निशान बनेंगे उसके अनुसार पता लग जाता है। ये 2 नंबर का जो है, अगर आपके पैर के निशान ऐसे बन रहे हैं तो आप फिट हैं। अगर आप ये 1 नंबर और 3 नंबर अगर आपके पैरों के निशान ऐसे बन रहे हैं
तो आप अनफिट बता सकते हैं। ओके, आपका फ्लैट फुट नहीं है, आपको अनफिट कर सकते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती क्योंकि नॉर्मली आदमी अगर जिसको पास होना है अगर वो तरकीब निकाल ही लेता है, वो थोड़ा पैर हल्का रखता है, साइड से दबा के रखता है, तो वो पास हो जाता है। तो फ्लैट फुट की दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो अगला क्या रहता है, अगला रहता है नसें। जो हमारी किसी बंदे की नसें उभर जाती हैं, तो वो सबसे पहले क्या, नसें चेक करने के लिए आपको क्या करेंगे, या तो आपको जंपिंग कराएंगे। जंपिंग करते समय जो आपकी पैरों की नसें हैं वो थोड़ी सूज जाएंगी या फूल जाएंगी, या आपको मार्चिंग कराएंगे, आपको चलाएंगे थोड़ा आगे पीछे, 5 मीटर आगे 5 मीटर पीछे 2-3 चक्कर आपको कटाएंगे, लगवाएंगे। तो उससे भी नसें जो है आपकी थोड़ी उभरी आती है। तो उससे भी जो है नशे की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो वो बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो इसमें भी वो थोड़ा डाउट दे सकते हैं, एक पॉइंट दे सकते हैं, तो जो कि बहुत वेरी है। तो अगला देखते हैं इसके बाद क्या होता है। बात करें कोहनी की, तो वो उसमें जो एल्बो की प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ होता है या किसी के बचपन में चोट लग जाती है, तो उसके हाथ में तो जो हाथ थोड़ा बैंगापन हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने दोनों कोहनियों को मिलाने के लिए बोलते हैं। अगर कोहनी सीधी है तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर जैसे टेढ़ा या थोड़ा एंगल बनता है तो वो उसमें पॉइंट दे देते हैं। तो उसमें थोड़ा डाउट वाला हो जाता है, तो उसमें वो पॉइंट दे देते हैं। अगला देखते हैं, बात करें ब्लड प्रेशर की, तो हाँ, ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर जो चेक होगा, इसमें आपको एक अच्छी बात बताते हैं हम। ब्लड प्रेशर आपका जब भी चेक होगा, आप ब्लड प्रेशर या डॉक्टर की तरफ को देखना ही नहीं है, वो आपसे बात करेंगे। नॉर्मली आप उनसे बात करना, बात वो इसलिए करते हैं किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई ना आए। नॉर्मली आप ऐसा ट्रीट करना कि जैसे आप गांव के किसी डॉक्टर के पास गए हैं और बातचीत करो, नॉर्मली उनसे बातचीत करना। अगर आपका मन नहीं होता बात करने का, तो क्या करना, इधर उधर देखने लगना। जब वो ब्लड प्रेशर नापेंगे तो आप इधर उधर देखने लगना, तो इससे बीपी हाई नहीं होता। जो नॉर्मली आना चाहिए हमारा 120/180 जो हमारा गुड है। इसके बाद अगर आपका थोड़ा बढ़ा हुआ भी आता है, मतलब 130 तक आपको वो पॉइंट नहीं देंगे। अगर आपको 130 से ऊपर जाता है तो आपको पॉइंट दे सकते हैं ब्लड प्रेशर में। इसे आपको रिमेडिकल के लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत होती है। तो कैंडिडेट है वो घबरा जाता है, क्योंकि मेडिकल की समस्या ऐसी होती है कि बंदा बहुत घबराहट होती है डॉक्टर को देख के, क्योंकि स्टाफ थोड़ा घबरा जाता है बंदा जब ऐसा फाइनल प्रोग्राम होता है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा मन तो हो सके तो जितना भी हो सके मन शांत करने की कोशिश करना है। अगला देखते हैं, बात करें आई टेस्ट की। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप इसमें दिक्कत है, आप जाहिर सी बात है आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, सीधा उस पर अनफिट लिख दिया जाएगा पॉइंट के नाम पे आँखों के उसमें। क्योंकि मेन चीज़ें यही होती है, आँख, हाथ, पैर, अगर आप इनसे ठीक हैं तो बाकी आप सब काम, क्योंकि जो छोटी मोटी बीमारी रहती है वो तो ठीक हो ही जाती है। तो आँखों का क्या है, इसमें आपको 20 से 25 फीट की दूरी पर आपको खड़ा किया जाएगा। आपके पास एक डॉक्टर रहेगा, तो और जो एक ये चार्ट लगे रहता है थोड़ी दीवार के थोड़ी दूर पर, 20 से 25 फीट की दूरी पर, तो एक डॉक्टर वहाँ खड़ा रहता है। तो अगर वहाँ नहीं रहेगा तो जो आपके पास डॉक्टर रहेगा वो आपकी एक आंख बंद करेगा और एक आंख खुली रहेगी। तो उससे आपसे किसी भी लाइन का कोई सा भी उससे आपका एक नंबर पूछेगा, अक्षर पूछेगा कि उस लाइन में इतने उस पर कौन सा अक्षर लिखा है। तो आप देख लेना चार्ट को, अगर अच्छे से दिखता है तो बता देना, नहीं तो आपको रुकना नहीं है। मतलब आप वो पूछे और आप रुक गए तो उसमें थोड़ा डाउट हो जाता है, उसमें आप पॉइंट दे देता है। तो आपको जितना हो सके उतना बोलते रहना है। जैसे सबसे दिक्कत इस गोल वाले में आती है। जो गोल है ना, इनको पूछता है कि इनका मुंह किधर को खुला हुआ है, तो ये इनका जो नीचे की तरफ देख, ऊपर वाले तो हम बता देते हैं। बात करें जब नीचे वाले की, तो नीचे वाले में थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें पता नहीं लगता कि किधर को खुला हुआ है। तो इसके बाद ये हमने सारे चार्ट लगा दिए हैं, लगभग यही चार्ट होते हैं, इनके अलावा और कोई चार्ट नहीं होता। तो देख लेना अपना, इसमें से जो भी किसी को दिक्कत हो तो वो रट भी सकता है, क्योंकि इनमें से दो या तीन चार्ट में आपको पढ़वाएगा, 1 से 2 में ही, बाकी जल्दी कर देते हैं वो। आगे देखते हैं, आगे आता हमारा कलर ब्लाइंडनेस। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है, क्योंकि बंदे को जिसको कलर वरदानता होती है, वो इनमें फ़र्क नहीं बता सकता कि इनके अंदर कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो नॉर्मली जो ज़्यादा डार्क होता है उसमें पता नहीं लग पाता। जैसे हमारा ये 45 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है, इसमें 6 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। जो ज़्यादा डार्क होता है उसमें पता नहीं लग पाता। बाकी जो नॉर्मली वो दिख जाता है। वो तो आपसे 2-3 पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। किसी को दिक्कत आती है बताने में तो उससे 5 से 10 पूछ लेते हैं, बाकी 2-3 पढ़वाएंगे। जो जल्दी जल्दी बता देता है उसको पास कर देते हैं। तो आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या रहता है। अगला स्टेप रहता है हमारा कान का। तो आप कान चेक करते हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना उनके पास एक छोटी सी मशीन रहती है जो वाइब्रेशन करती है, या फिर हल्का सा पीप पीप की आवाज़ करती है।
तो क्या करेंगे, आपके कान के पास वो मशीन ले जाएंगे, उसको चलाएंगे। अगर वो चलने के बाद आपको आवाज़ आती है तो ठीक है, वो उसके बाद नहीं तो वो पूछते हैं कि हाँ भाई मशीन ऑन हुई या मशीन की आवाज़ आई। अगर वो चलती है तो आवाज़ आती है, अगर नहीं चलती तो आवाज़ नहीं आती। हालांकि बच्चे घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं चलेगी, क्या करेंगे क्या नहीं होगा। तो वो क्या था, अगर वो चलेगी तो आवाज़ आती है, ऐसे नहीं कि हाँ बिल्कुल ये ज़्यादा ही वो है कि बहुत मामूली आवाज़ कर दिया, नहीं, आवाज़ अच्छी करती है, वाइब्रेशन भी ठीक करती है। अगर आपको चलेगी तो आवाज़ करेगी, अगर नहीं करे चलेगी तो आवाज़ नहीं आएगी। बाकी किसी कैंडिडेट के अगर कान में वैक्स जमा होता है, अगर जो जिसको मैल बोलते हैं, तो वो भाई उस मेडिकल से पहले अपना कान साफ़ करा के जाए। बाहर कहीं भी जो कान के डॉक्टर हैं वहाँ जाकर आप 100-200 रुपये में अपने कान साफ़ करा सकते हैं। जिनको कान की प्रॉब्लम है, जिनके कान में ज़्यादा वैक्स जमा है, तो अपने कान साफ़ करा के जाएँ। बाकी इसकी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वो पता लग जाता है। वो ज़्यादातर टॉर्च मार के या वैसे ही झाँक के देख लेते हैं कि कान ठीक है नहीं। मशीन का तो कभी कभार जो बच्चा सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो कुछ पूछते हैं, बच्चा हाँ क्या बोला था समझ नहीं आया सर, तो उसमें ज़्यादा डाउट हो जाता है उनको, उसमें पॉइंट दे देते हैं। बाकी ऐसे पॉइंट नहीं देते, वो हो जाता है। आगे देखते हैं। तो बात करें टैटू की, तो भाई अगर टैटू की समस्या, अगर किसी बंदे ने हाथ पे अपना टैटू बनवा रखा है, काफ़ी बड़ा बड़ा टैटू, जो 4x4 का एक रेशियो होता है, वो टैटू हमारा वैलिड रहता है। वो भी क्या, जो धार्मिक टैटू होगा वही अलाउ होगा। ये और चीज़ें आपने कुछ बनवा रखा है, मंदिर बना रखा है या कोई फैशन का बना रखा है, तो वो अलाउ नहीं होता। ओनली सब धार्मिक टैटू, वो भी 4x4 का, मतलब 4 से 4 सेंटीमीटर का 4x4 का अलाउ रहता है। वो भी धार्मिक, यानी कि इसमें अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो इसलिए मना करते हैं कि जो हमारा सैल्यूटिंग हाथ रहता है दाहिने हाथ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दाहिने हाथ पे क्या है, हम जैसे हम सैल्यूट करते हैं तो वो एक अलग सा ही दिखता है, सामने से दिख जाता है। तो कुछ अफसर उसको अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो इसलिए अब कहता हूँ भाई कि हो सके तो आप इसको रिमूव ही करा लें। लगने के बाद जब आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे उसके बाद बनवा लेना, फिर क्या दिक्कत है। तो अभी हो सके तो अगर इसका बनवाने का हम आपसे बताएं, तो जितने भी त्वचा क्लिनिक हैं, त्वचा क्लिनिक, इन पर एक लेज़र मशीन आई है, उसको 1 दिन में रिमूव कर देते हैं। 1 दिन में आपको लेज़र के द्वारा हटा देंगे। उसके लगभग 1000-1200 रुपये का खर्चा आता है। तो उसको रिमूव कर देते हैं। जिसका जब थोड़ा डार्क है वो 2 बार में, ये नहीं तो जिसका नॉर्मली है वो लगभग 1 बार में सबका ख़त्म ही कर देते हैं। वो आपको, जैसा आप आज गए, आपको लेज़र से निकालेंगे, आपको वो थोड़ी जलन सी होगी, उसके बाद वो एक ट्यूब देंगे 100-1 रुपये की, उसका 4-5 दिन यूज़ करना, उसके बाद नॉर्मल हो जाता। 10 दिन के अंदर आपको पता नहीं लगने का मेरे पास था, मेरा टैटू था या नहीं था। इतना अच्छा लेज़र वाला रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो टैटू वाली समस्या भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। तो यही इतना ही ना भाई, इतने पॉइंट होते हैं। बाकी किसी भाई को अगर और कोई समस्या है, कोई और पॉइंट की या किसी और पॉइंट के बारे में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे मैसेज करें, कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका भी डिटेल में बता देंगे। तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो, अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू भाई।